हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। जैसा कि आप सबको पता ही है, अभी करंट में आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। तो ये जो राष्ट्रपति का चुनाव भारत में किया जाता है, ये हर 5 साल के बाद किया जाता है और आपको इसकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बनते हैं। और अभी जब ये चुनाव हो रहा है तो आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आपके होंगे, चाहे वो जिस लेवल के भी हों, ग्रुप सी से लेके आगे ऊपर जितने भी लेवल के एग्जाम हो, यानी ये मान के चले कि हर प्रतियोगी परीक्षा में ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो ये करंट के रूप में भी यानी करंट अफेयर्स में भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की जो चुनाव प्रक्रिया है वो एक अलग चुनाव प्रक्रिया है, यानी जो सामान्य चुनाव प्रक्रिया होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट चुनाव प्रक्रिया होती है। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि जैसे आप देखते होंगे विधायक या सांसदों का जो चुनाव होता है, आप कह सकते हैं विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव होता है, उनसे थोड़ा सा अलग तरीके से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो एक ये यूनिक प्रोसेस है, इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी सारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी मेन आर्टिकल हैं कहाँ पर इसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो आप देखिए कि जो सबसे पहले याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 52, ठीक है, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 52 है, ठीक है, उसमें ये बात कही गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति की पोस्ट होगी यानी एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, तो देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 52। तो ये बात याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो वो आप याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल नंबर 52 में किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो जाता है कि जो भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन है या भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 52 आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, बहुत कॉमन सी बात है कि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारत का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, वहाँ पर आपसे 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है यानी भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है या उस चुनाव प्रक्रिया है उसका वर्णन किस किस आर्टिकल में किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शंस में आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 54, ठीक है, 55 एंड आर्टिकल नंबर 71, ये 3 आर्टिकल आप याद रखिएगा जिनमें भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जज करने में बहुत ही हेल्प होगा क्योंकि कई बार ये तीनों आर्टिकल जो तीनों ऑप्शंस में आपको एक के आर्टिकल नहीं मिलेंगे, तो आप जज कर सकते हैं आर्टिकल 54 वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, आर्टिकल 55 हो सकता है, क्योंकि इनमें अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। किसी में कुछ के बारे में किया गया, किसी में चुनाव कैसे होगा, कौन उसको संपन्न कराएगा या क्या क्या उसके नियम कानून होंगे उनके बारे में। तो ये 3 आर्टिकल डील्स करते हैं बेसिकली भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, आर्टिकल 54, 55 और 71। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 52 है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, अगर एग्जाम कंफ्यूज नहीं होना है, भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, तो याद रखिएगा आर्टिकल 52, जबकि उसकी चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख किस किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल 54 और 55 एंड 71 आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं, ये तो बेसिक सी बात हो गई कि चुनाव जो होगा वो किस किस आर्टिकल के अंडर कहाँ पर कौन सी बात मेंशन की गई है। इसके बाद हमको यहाँ पर ये समझना है देखिए, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन से लोग या आप कह सकते हैं कि कौन कौन वोट दे सकता है। क्या हम और आप उसमें वोट देते हैं? आप विचार करके देखिए, आपने कभी वोट दिया भारत के राष्ट्रपति के लिए या आपके किसी फ्रेंड ने वोट दिया हो, ठीक है, तो आप देखते हैं कि हम तो वोट नहीं दे रहे लेकिन फिर भी वो चुनाव प्रक्रिया की जा रही है। तो कौन कौन लोग उसमें एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए, यानी वोटिंग राइट किसको है भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी MPs होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और इसमें आपके आ जाते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, याद रखिएगा। तो MP को राइट है, यानी इसकी जो चुनाव प्रक्रिया होगी उसमें वोट कौन देगा, सांसद देंगे और वो सांसद लोकसभा के और राज्यसभा दोनों को अधिकार है। ठीक है, तो साथ ही साथ जो आपके MLAs होंगे, ठीक है, MLAs
आपको पता ही है विधान परिषद के सदस्य, ठीक है, सॉरी विधानसभा के सदस्य जिनको हम एमएलए कहते हैं, एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं भारत में, जितने राज्य हैं उनके एमएलए होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एमपी हो गया, यानी लोकसभा, जैसे आप देखते हैं लोकसभा में अभी वर्तमान में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, तो 543, और राज्यसभा में कितनी है 2, ये एडिशनल नॉलेज में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 233, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 543 लोकसभा में है और 233 राज्यसभा में है, ठीक है। एमएलए आपको पता है हर राज्य में विधानसभा है, तो हर राज्य के विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे वो सब एलिजिबल हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ये भी याद रखनी है कि जो दिल्ली, ठीक है, 2 स्टेट्स और याद रखिएगा, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी की जो स्टेट असेंबलीज हैं, यानी वहाँ के जो एमएलए हैं वो भी इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दिल्ली और पौंडीचेरी पूर्ण राज्य नहीं है, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है, तो ये भी एडिशनल बात आपको याद रखनी है। तो ये 3 मेन ऐसे व्यक्ति हैं, या आप कह सकते हैं कि वो लोग हैं जो क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो एमपी यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, एमएलए जितने भी राज्य हैं उनकी सबके विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है, और जो एमएलए है कहाँ के, दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभा है उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उनके भी एमएलए जो हैं इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कौन कौन लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं कि अब इसका एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, वो फॉर्मूला भी आपको समझना जरूरी है। एक्चुअल में हर एमएलए और हर एमपी का यहाँ पर क्या होगा, जो वोटिंग वैल्यू आएगी, आप कह सकते हैं कि उसके वोट का जो महत्व होगा, ठीक है, उसकी वोटिंग वैल्यू सेम नहीं होगी, वो स्टेट टू स्टेट क्या करती है, डिफर करती है। तो इसमें एक फंडा याद रखिएगा कि ये क्राइटेरिया इसमें क्या है कि जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा, वहाँ पर क्या होगा, उसके सांसद या जो वहाँ का जो एमएलए होगा उसकी वोटिंग राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो याद रखिएगा जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा, इसमें एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, जिस राज्य की जनसंख्या आप कह सकते हैं ज़्यादा, उसके वोट की वैल्यू, यानी वहाँ से जो वोट आएंगे, ठीक है, वोट की वैल्यू, जो वैल्यू होगी, वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी जिसकी जनसंख्या कम, जिस राज्य की जनसंख्या कम, तो वहाँ के जो एमएलए और एमपी होंगे वहाँ के जो वोट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं, यानी पॉपुलेशन मैटर करती है। तो इसी अगर हम पॉपुलेशन के बेस पर देखें तो सबसे सिग्निफिकेंट वैल्यू या सबसे मैक्सिमम हाई वैल्यू आप कह सकते हैं वो किस स्टेट की आती है, यूपी की क्या है, मैक्सिमम, यानी यहाँ पर जो एमपी एमएलए होंगे उनके वोट की सबसे ज़्यादा महत्व है। और सबसे कम महत्व किस स्टेट का है, सिक्किम। तो सिक्किम की पॉपुलेशन कम है तो सिक्किम का क्या है, मिनिमम, यानी यूपी में जो एक विधायक के वोट की वैल्यू होगी वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिक्किम के विधायक के तुलना में, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन को बेस मानकर, और इसमें ये भी याद रखिएगा कि जो इसमें जो पॉपुलेशन को बेस माना गया है वो किस बेस ईयर को माना गया है, तो ये बेस ईयर आप याद रखिएगा 1971 की पॉपुलेशन को बेस ईयर माना गया है, उसी के तहत इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी सारे बन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा, वहाँ के एमपी एमएलए की वोट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी कम होगी वहाँ के वोट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यूपी के एमपी एमएलए की जो वोट की वैल्यू होगी, यानी ये यूपी के जो सांसद और विधायक होंगे वहाँ जो वोट देंगे, ठीक है, तो उनके वोट की वैल्यू को क्या मिलेगी, हाई वैल्यू मिलती है। अभी मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बताऊँगा, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। और सबसे कम वोट वैल्यू किसकी है, सिक्किम की है, ठीक है। और जो इसमें जनसंख्या का आधार माना गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जा सकता है कि जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो पॉपुलेशन के बेस पर जो महत्व दिया गया है राज्यों को, तो उसको किसको बेस ईयर माना गया, तो इसका जो बेस ईयर है यानी जो पॉपुलेशन की गणना की गई है वो 1971 की जो सेंसस थी, यानी 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही इसकी क्या की गई है, इसको बेस ईयर माना गया है, ठीक है। तो आप ये बात इसमें अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद इसमें आपको समझना है हाईएस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बता दी, यूपी की हाईएस्ट वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू सिक्किम की है। अब हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि किस फॉर्मूले के तहत यहाँ पर क्या होता है, इसका चुनाव किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, तो ये भी याद रखिएगा, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जो एमएलए हैं किसी भी स्टेट में, जो आप एमएलए के वोट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला अपनाना होता है, स्टेट की पॉपुलेशन, यानी स्टेट की जो भी टोटल पॉपुलेशन है उस राज्य की जो भी क्या है जनसंख्या है, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलए,
यानी जितने भी एमएलए वहाँ पर क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, या आप कह सकते हैं जितने एमएलए वहाँ पर चुने जाएंगे वो वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए क्या होगी, स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000 इनटू टोटल इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पर आपको एमएलए के वोट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसी के बेस पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यूपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो वो कितनी निकल के आती है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद, तो मैं बता देता हूँ यूपी हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमएलए। तो एमएलए के अगर हम वोट की वैल्यू की यहाँ पर बात करें तो वो कितनी आती है, उसके एक एमएलए के जो वोट की वैल्यू आती है वो 208 आती है। ठीक है, तो 200 वोट के इक्विवेलेंट आती है वो, ये भी याद रखिएगा। और अगर हम सिक्किम की बात कर लें, सिक्किम हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और ये केवल कितनी आती है, 7 वोट्स के इक्वल आती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि एक एमएलए के जो वैल्यू है वो एक एमएलए की वैल्यू कितनी है, 208 यानी 208 वोट के बराबर है। ऐसे यूपी में कितने एमएलए, 403 एमएलए हैं, यानी विधायक कितने, 403। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 403 इंटू कितना हो जाएगा, 208। ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी आएगी। इसी तरीके से सिक्किम में कितने विधायक हैं, टोटल 32 विधायक हैं, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई एक एमएलए की वैल्यू कितनी है, 7, तो उसको मल्टीप्लाई करिए तो टोटल उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम सारे स्टेट्स के एमएलए की वैल्यू को कैलकुलेट करें, हमें अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट जो आप राउंड फिगर में डाटा याद रखिएगा, वो डाटा क्या है कि जो टोटल वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी सारे स्टेट्स में, वो कितनी निकल के आती है, वो निकल के आती है, ये डिजिट आप याद रखिएगा, 549474। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आती है 549474। ठीक है, तो टोटल जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके जो एमएलए की वोट की वैल्यू निकल के आती है वो 549474 निकल के आती है। ये आंकड़ा यहाँ से निकलता है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से महत्व दिया गया, इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो उसके उम्मीदवार होते हैं, जैसे इस बार आपको पता है कि 2 मुख्य उम्मीदवार हैं, एक तो एनडीए की तरफ से कौन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और जो विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं वो श्री यशवंत सिन्हा जी। ठीक है, तो वो अपने अपना प्रचार कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर, वो अलग अलग राज्यों में क्या करते हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं वहाँ के सांसदों और विधायकों से। ठीक है, तो वो इसीलिए कि जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है, आपने देखा होगा कि वो दोनों यूपी जा चुके हैं, अभी रिसेंट न्यूज़ में आपने देखा भी होगा, वो यूपी में अपने वोट मांगने जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि यूपी में वोट की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी वहाँ से उनको जितने वोट मिलेंगे, जितने एमएलए एमपी वोट देंगे, उनका उतना ही वहाँ पर क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही वो ज़्यादा जो जहाँ पर वोट की वैल्यू ज़्यादा है उन स्टेट्स में वो डेफिनेटली वोट मांगने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया, ये तरीका होता है। इसी तरीके से हम एमपी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये तो एमएलए की वैल्यू थी। अब एमपी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो एमपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, तो एमपी की वैल्यू ऑफ एमपी। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे निकलती है, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी जितने स्टेट्स में एमएलए हो गए उनकी वैल्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल इलेक्टेड एमपी। उसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए, टोटल इलेक्टेड एमपी से डिवाइड कर दीजिए। और एमपी में मैंने आपको पहले ही बताया लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों इंक्लूड होंगे। तो ये वैल्यू जो निकल के आती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये 708 के इक्विवेलेंट आती है। ये डिजिट आप याद रखिएगा, यानी एक एमपी की जो वोट की वैल्यू है वो 700 वोट के इक्विवेलेंट निकल के आती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऑल स्टेट्स में जितने भी एमएलए उनकी टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल इलेक्टेड एमपीज जितने होंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा में, तो उस आंकड़े के हिसाब से ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, 708 निकल के आती है। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, ये मैंने आपको बता दिया कि ये वैल्यू इतनी निकल के आएगी और एमपी की वैल्यू, एमएलए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मान लीजिए यूपी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो यूपी में आपको पता है कि लोकसभा की कितनी सीट्स हैं और राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं। तो लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, 80, ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, 31। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया, टोटल अगर हम ऐड कर दें तो ये हो गया 111। तो 111 एमपी हो गए और एक एमपी की वोट की वैल्यू कितनी है, 708। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 111 इंटू 700 वो जो भी डाटा निकल के आ जाएगा वो वहाँ से यूपी का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो अगर हम टोटल वैल्यू इसी तरीके से सारे स्टेट्स की निकाल के देखें तो जो टोटल वैल्यू एमपी की निकल के आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल वैल्यू कितनी निकल के आती है, तो टोटल वैल्यू ऑफ एमपी है, ये निकल के आती है, ये डिजिट आप याद रखिएगा 54908।
सॉरी 408 549408, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो एमएलए के वोट की वैल्यू आपने देख ली, एमपीज के वोट की वैल्यू देख ली, ठीक है। अब आप देखिए कि फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर हम फाइनल वैल्यू की बात करें तो फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देते हैं, एमपी और एमएलए की। तो एमपी की तो हमारे सामने यहीं पर है 549408, और एमएलए की अभी हमने निकाली थी इससे पहले, वो वैल्यू कितनी निकल के आई थी 549, और वो वैल्यू थी 549474। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो जो टोटल डिजिट आएगी वो टोटल डिजिट आएगी 1098882, ये फाइनल फिगर आता है, ठीक है। तो ये वो वैल्यू है जो टोटल एमपीज और एमएलए के वोट को मिलाकर बनती है। अब आप सोचिए, यानी ये टोटल वोट्स हो गए, एक तरह से टोटल वोट्स हो गए। अब जो उम्मीदवार जीतेगा उसको क्या चाहिए होंगे, इसके आधे से एक ज़्यादा। सिंपल सी बात है, अगर टोटल वोट से हैं तो जो इसका आधा होगा उससे एक वोट ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसीलिए विनर कौन होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो विनर की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो विनर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो विनर जो होगा, विनर के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, 1098808 डिवाइडेड बाई 2 + 1, यानी जस्ट हाफ +1, एक वोट ज़्यादा मिल जाएगा तो वो विनर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वोटिंग होती है, वोट की वैल्यू होती है। इसमें आप देखिए कि ये एक थोड़ा अलग प्रोसेस है, जो एमपी और एमएलए के बाकी के चुनाव होते हैं उससे थोड़ा सा अलग प्रोसेस है ये, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इसमें हमने किस तरीके से देखा है और किस तरीके से इसकी वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो इसके आधे वोट से एक वोट अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो वो विनर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये जो पूरा प्रोसेस होता है, अब ये जो वोटिंग होती है वो किस तरीके से होती है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको आंकड़ों के हिसाब से समझा दिया किस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो यहाँ पर वोटिंग होती है उसको बोला जाता है वोटिंग इज बेस्ड ऑन, ठीक है, वोटिंग इज बेस्ड ऑन सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। इस तरीके की जो वोटिंग प्रोसेस है उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक है। या इस हिंदी में इसको बोला जाता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इसका क्या होता है चुनाव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस सिद्धांत के आधार पर या किस पद्धति के आधार पर किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, एकल संक्रमणीय पद्धति या एक सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के तहत भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और इसी के तहत क्या होता है, बैलेट पेपर से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर ईवीएम से नहीं होते, ठीक है, बैलेट पेपर से क्या होती है, ये वोटिंग होती है। जो भी सदस्य वोट करने जाता है वो बैलेट पेपर पर, जो भी उम्मीदवार होते हैं उसके समक्ष बैलेट पेपर पर अपना वोट दे के आता है। तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर यूज होता है और एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर क्या होता है, उसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो बैलेट पेपर के आधार पर, अपनी प्रेफरेंस के आधार पर जो भी सांसद और जो आपके विधायक होते हैं वो वोट करते हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को। और जो विनर होगा उसको मैंने आपको बताया, जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी 1098882 डिवाइडेड बाई 2 + 1, यानी उसके ठीक आधे का एक वोट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गणित चेंज है। आप ये नहीं कह सकते कि सीधे सीधे हम सारे सांसदों को मिला दें और सारे एमपीज को मिला दें, उसका जस्ट हाफ कर दें। हर एक के सांसद, हर एक, यानी आप इसको ऐसे समझिए कि यूपी का जो सांसद है या यूपी का जो विधायक है उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिक्किम। यानी सिक्किम से अगर कोई विधायक वोट देने आ रहा है या सिक्किम का कोई सांसद वोट देने आ रहा है तो उसकी तुलना में यूपी के सांसद और विधायक की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से वो डिफर करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट कितने लोगों को उनको सीधे जोड़ दीजिए। ये पॉपुलेशन के हिसाब से हमने उसको महत्व दिया है, पॉपुलेशन के हिसाब से ही उसका क्या की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। इसीलिए थोड़ा सा ये टिपिकल प्रोसेस हो जाता है राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब इसमें क्या होता है, कई बार कुछ रूल्स और भी बताए गए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। रूल्स क्या है, मान लीजिए कभी क्या हो जाए, डेडलॉक कंडीशन आ जाए, तो ये डेडलॉक कंडीशन भी यहाँ पर याद रखिएगा कि डेडलॉक कंडीशन कब आती है। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक कंडीशन क्या होती है, वो टाई की स्थिति होती है। टाई की स्थिति का मतलब कि जो टोटल वैल्यू आ गई, यानी जो हाफ हमने किया, ठीक है, दोनों को बराबर बराबर वोट मिल गए, या कोई विधायक देने नहीं आया या कोई एमपी देने नहीं आया, तो इस तरीके से क्या हुआ कि टाई हो गया मामला, ठीक है। तो अगर मामला क्या हो जाए, टाई हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो याद रखिएगा, तो उस कंडीशन में जो लोकसभा का स्पीकर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर का जो वोट होगा, तो वोट ऑफ लोकसभा स्पीकर इज डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर काम आता है। अब ये ध्यान रखिएगा, देखिए जब वोट दिया जाता है तो लोकसभा के स्पीकर को भी वोट देना होता है, क्योंकि आपको पता है लोकसभा के स्पीकर सांसद होगा, एक तरह से सांसदों में से ही चुना जाता है। तो जब वो सांसद होगा तो वो ही वोट देगा, लेकिन उसके वोट को क्या कर दिया जाता है, रिजर्व करके रख लिया जाता है, यानी उसको पहले काउंट नहीं किया जाता है।
जो लोकसभा के स्पीकर का वोट होता है वो उन्होंने अपना वोट दिया, उस वोट को रिजर्व करके रख दिया गया। उसकी जरूरत तभी पड़ेगी जब मामला क्या होगा, टाई। अदरवाइज लोकसभा के जो सांसद होंगे यानी लोकसभा का जो स्पीकर होंगे यानी लोकसभा अध्यक्ष का जो वोट होगा उसका कोई महत्व नहीं रहता है राष्ट्रपति के चुनाव में। उसका महत्व तभी आता है जब क्या होती है, डेडलॉक कंडीशन होती है, यानी मामला जब टाई होता है तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके वोट को खोला जाता है और देखा जाता है उन्होंने किसको वोट दिया है, और फिर उस आधार पर उम्मीदवार को क्या किया जाता है, विनर घोषित किया जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये भी याद रखिएगा, तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो लोकसभा के स्पीकर होता है उनका डिसाइडेड वोट होता है या डिसीजन मेकर होते हैं एक तरह से। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी याद रखिएगा कि इसमें जो जमानत राशि होती है, ये भी मैं एडिशनल आपको बता देता हूँ। जमानत राशि इसमें 15,000 रुपये की होती है। ठीक है, 15,000 रुपये की जमानत राशि है, और ये जमानत राशि तब जब्त हो जाती है कोई भी उम्मीदवार को अगर 1/6 यानी कुल जितने वोट पड़े उसका 1/6, मान लीजिए कुल वोट जितने भी पड़े, 100 वोट पड़े, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 वोट पड़े, तो 100 का 1/6 जो भी वैल्यू आ रही होगी, अगर उससे कम वोट मिलते हैं तो ये जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और ये जब्त कौन करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये रिजर्व बैंक के खाते में जब्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो रिजर्व बैंक इसको क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है। और ये जमानत राशि तभी जब्त होगी जब उसको क्या मिले होंगे, कुल पड़े हुए वोट का कितना, 1/6 से कम वोट मिले होंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी याद रखिएगा, इसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है यानी जो जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए, वो एक IAS लेवल का ऑफिसर ही होता है। तो IAS लेवल का ऑफिसर ही इसमें क्या होता है, यानी आप कह सकते हैं कि IAS को ही जिम्मेदारी दी जाती है इसके रिटर्निंग ऑफिसर की। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जब लोकसभा के जो भी राष्ट्रपति पद के जो भी उम्मीदवार होते हैं वो अपना नामांकन करते हैं तो उसमें 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 ही क्या होते हैं, समर्थक होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, ठीक है, चाहिए होते हैं मिनिमम उनको अपना नामांकन करने के लिए। जबकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक प्रस्तावक और एक समर्थक से ही काम चल जाता है। और ये 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक क्या होने चाहिए, MP और MLA हो सकते हैं। यानी ये MP और MLA में, यानी जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है उन्हीं में से होंगे ये। ठीक है, जैसे आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आप देखते हैं हम में से, आप में से कोई भी बन सकता है क्योंकि हमें वोट देने का राइट है। वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक और समर्थक होंगे वो सांसद और विधायकों में से ही होंगे। तो मिनिमम 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 क्या चाहिए, समर्थक। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी हर आदमी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा ना हो जाए। आप इस तरीके से खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हमें 50 लोकसभा या विधानसभा के सदस्य यानी 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक नहीं बनेंगे या समर्थक नहीं बनेंगे, तब तक हम अपना उम्मीदवारी का नामांकन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब एडिशनल जानकारी भी आपको राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित पता होनी चाहिए। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि इसमें जितने भी डिस्प्यूटेड होते हैं, यानी अगर कहीं पर कोई बात आती है कि कहीं पर जितने भी डिस्प्यूट हैं इस चुनाव से रिलेटेड, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं। तो इसके लिए जो रिजॉल्विंग कमेटी है, आप कह सकते हैं, जो रिजॉल्विंग का अधिकार है, जितने भी निर्णय लेने का या फाइनल डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।